मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करें सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। इसमें हम जो है पेपर 2 क्लास 6 to 8 की बात करेंगे। टोटल 24 सेट आप लोग को देंगे। वो 2400 सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। दिसंबर 2022 एग्जाम इसका कब हुआ था? तो 28/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे छात्रों, सीटेट का जो है पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप भी देखेंगे कि लगभग 25 लाख से एबव फॉर्म भरे जाते हैं और रिजल्ट कितना आता है तो 13%, 12%, 8% के आसपास रिजल्ट आते हैं। इतना कम रिजल्ट होने का कारण यही है, कुछ लोग कहते हैं कि 4 दिन में पढ़ लोगे, 10 दिनों में पढ़ लोगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो स्कॉलर बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, वो आप लोग आपके क्लास में रहते होंगे, सेम वही कंडीशन है। तो वो लोग, कुछ बच्चे ऐसे एक्सेप्शन हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इस बार सीटेट पास करना है, क्योंकि यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। 150 क्वेश्चन है, आपको 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स होगा। आपको 90 नंबर लेके आना है। एनी हाउ, बहुत बड़ा टफ है नहीं, तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए इसके साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी इसका देंगे। और सचिन एकेडमी का जो सीडीपी का बुक आता है, उसका वीडियो हमारे चैनल पे है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी और उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोग 30 सीडीपी की बात करते हैं और 60 क्वेश्चन एसएसटी का होता है। जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो पेपर है आपका हिंदी इंग्लिश, वो हम अलग वीडियो में देंगे, क्योंकि एक साथ देने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? विकास की प्रक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। देखिएगा, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित नहीं है। विकास तो आपका हर हाल में हर तरह से होता है, तो यह बचपन तक सीमित नहीं, तो एक गलत हो गया। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत जन्म के समय नहीं, इसकी शुरुआत जो है गर्भधारण के समय से ही हो जाती है। तो दूसरा और चौथा आपका सही है। तो दूसरा चौथा कहाँ मिल रहा है आपका? दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा आपका ऑप्शन डी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि और विकास के नाम से जाना जाता है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए, जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक संवेदनशील अवधि जीवन की वह अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी पर्यावरण प्रभाव यानी अपने आसपास का, अपने सोसाइटी का, उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? बच्चे को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, इस मान्यता के अनुरूप उनका दृष्टिकोण यह रहेगा कि वह बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। वातावरण के साथ ही आनुवंशिक कारक दोनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चे की आदत निर्माण द्वारा
प्रतिबिंबित होती है। जो बच्चे की आदत जो होती है वो निर्माण के द्वारा प्रतिबिंबित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? स्कूल का बच्चों के की नहीं होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए। स्कूल का बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। स्कूल जो है द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था से आगे बढ़ जाता है और परिपक्वता प्राप्त कर रहा होता है। यह विद्यालय, सहकर्मी समूह, मीडिया, धार्मिक संस्थान आदि जैसे संस्थाओं के माध्यम से शुरू होता है। ये समाजीकरण की दूसरी अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? तो ये विकसित होने की जो क्रिया है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होते हैं। इसे पियाजे की अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। पियाजे का ये अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि। अर्थात कोई बालक किसी भी मृत्यु की खबर सुनता है तो दुखी होता है या वेदना महसूस करता है। यदि किसी कहानी की सुखद अनुभूति होती है तो वे खुशी महसूस करता है, दुखद अनुभूति होती है तो दुख महसूस करता है। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो सबसे अंतिम स्टेज होता है। ये सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से विश्व के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। उनका कहना था कि एक बच्चे का मस्तिष्क शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विचार के चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है। बच्चे आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर अपनी समझ विकसित करते हैं। पियाजे के अनुसार जानकारी केवल पर्यावरण से बच्चों के मस्तिष्क में नहीं आती है, इसे बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए सीखने के लिए बालक द्वारा सक्रिय अन्वेषण का होना अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पार का उदाहरण कौन सा है? पार का उदाहरण कौन सा है? आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, ये पार का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कैसे है जरा समझते हैं। देखिएगा, पार वह शब्द है जिसे ले वाइगोस्की ने दिया था। पार शब्द किसने दिया था? वाइगोस्की जी ने दिया था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि यह शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनकी शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता है, यानी कि अस्थायी सहायता है। पार उस तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में समर्थन को सही प्रदान करना है। पार को मचान एवं आधारभूत सहायता के रूप में भी जाना जाता है। पार को मचान या आधारभूत सहायता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कोई बच्चा किसी प्रश्न में फंस गया है तो शिक्षक क्या करे, उसको थोड़ा सा हिंट दे देगा, तो वो क्या हुआ, एक पार प्रदान करना हुआ कि बच्चा उस सवाल को फिर से सॉल्व कर लेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों
के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। वाइगोस्की ने ही छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज एवं वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोस्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन मेरा कह रहा, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? तो वह प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत एक बच्चों के व्यक्तित्व और दक्षताओं के विकास को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ सक्षम बनाना है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है जो बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में लचीलेपन की अनुमति प्रदान करता है। कथन ए जो कह रहा है आपको, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मानकीकृत शब्दों का तो उपयोग ही नहीं होना चाहिए, तो मानकीकृत यहाँ ये गलत हो गया। तो कथन एक आपका जो है वो गलत हो गया, क्योंकि मानकीकृत शब्दों का प्रयोग जो है निगेटिव होता है। आइएगा तर्क आर की बात करते हैं। बुद्धिलब्धि प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। देखिएगा, ये जो बात कहा कि भविष्यवाणी में सफलता होती है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत है। बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों को अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में सफलता मिलती है। देखिएगा, बच्चों का कभी भी उसके अंकों के आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी ये आपका तर्क भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत है। डी इज राइट आंसर। आईक्यू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ सह संबंध होता है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षा में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं कर सकता है। ये भी दोनों कथन आपका गलत हो गया। नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो इनके पास जो सबसे अधिक बुद्धि होती है वो स्थानिक बुद्धि सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि इनके पास सबसे अधिक मात्रा में होती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकार, वास्तुकार और नाविकों के पास स्थानिक बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि स्थानिक बुद्धि में स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कथन ए, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये बात तो गलत है। हतोत्साहित क्यों करेंगे? लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ाने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये बात भी गलत है। दोनों आपका क्या है यहाँ पे गलत है। शिक्षकों का दृष्टिकोण भी गणित व विज्ञान में लड़कियों की भागीदारी में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यह शिक्षकों की नजर में होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका ए और आर दोनों गलत है।
तो ए और आर दोनों गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में जो बाधक है उसके बारे में आपको बताना है। तो बाधक सहयोगात्मक अधिगम, पृथक व नामीकरण, उपयुक्त समावेशन और विभिन्न शिक्षार्थियों पद्धतियां। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग तो करना ही चाहिए अगर कहीं पे कुछ, तो ये सहयोगात्मक पहला सही है। दूसरा पृथकीकरण और नामीकरण, पृथकीकरण और नामीकरण उसको अलग नहीं करना चाहिए और ना ही उसका कोई स्पेशल नाम कर देना, नामीकरण नहीं करना चाहिए। उपयुक्त समावेशन देना चाहिए और विभिन्न शिक्षार्थी पद्धतियां, तो सबका जो है अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। तो बाधक कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका जो है ये बाधक है। हमसे पूछ रहा है बाधक वाला, तो बाधक आपका बी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, किसी विद्यार्थियों को नामीकरण के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली का उपयोग किए जाने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को भिन्न भिन्न नामों से नामांकित किए बिना उन्हें शिक्षित करना तथा अधिगम में उनकी सहायता करना है। बिना उनको किसी प्रकार का नामीकरण किए उनकी सहायता करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? किस उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूल्यांकन जो है निम्न उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन का निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला हम आपको बताएं, छात्रों की असफलताओं का कारण पता करके सुधार करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए आपका। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम वातावरण में सुधार करना, यह भी होना चाहिए आपका। समाज तथा अभिभावकों की जवाबदेही के लिए नियमित बच्चों की उपलब्धि एवं उन्नति का पता लगाना, ये सब आपका क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। एक असतत प्रक्रिया है जो कितने चरणों में होता है? 6 चरणों में होता है और नैतिक विकास के 3 सामान्य स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिएगा, पहला जो स्तर होगा वो पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें 2 चरण आते हैं, चरण 1 और चरण 2 इसमें आएंगे। तो चरण 1 में है दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये दूसरा चरण हो गया। अब दूसरे स्तर 2 लेते, ये स्तर 1 था जिसमें 1 2 आया। अब स्तर 2 यानी परंपरागत स्तर होगा, परंपरागत स्तर, इसमें भी 2 चरण होंगे, तीसरा और चौथा चरण। जैसे कि तीसरा चरण में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। चौथा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा जो कह रहा है इसमें भी 2 चरण होंगे, इसलिए टोटल 6 चरण हो जाता है। तो उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें चरण 5 में सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण होगा और छठा जो होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाएगा। ये 6 का 6 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? किससे बढ़ावा मिलता है? तो विभेदित निर्देश से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, विभेदित निर्देश से। क्वेश्चन नंबर 17, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? किस प्रकार का शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करना चाहिए? तो दृश्यक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, सख्त पाठचर्या का पालन, स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल या मानकीकृत मूल्यांकन। देखिएगा, उसको जो है स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो विद्यार्थी अगर दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए तो स्पर्श करके ही वो महसूस करे, तो स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि मां को न पढ़ती है, यह
किसका विशिष्ट लक्षण है? यह किसका विशिष्ट लक्षण है? तो पठन वैकल्य का, पठन वैकल्य का विशिष्ट लक्षण है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां एक पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया का विशिष्ट लक्षण होता है, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं के कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता जिसे कहा जा सकता है। यह ज्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होने तक इसका पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता जो है वह रचनात्मकता की विशेषता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार रचनात्मक बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है, वरन उनमें लचीलापन, प्रेरणा, संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। रचनात्मक वह कार्य जिसका परिणाम नवीन हो और उसकी समय किसी समूह द्वारा उपयोग एवं संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो शिक्षकों को बच्चों की असफलता को स्कूल प्रणाली के अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, न कर पाने का प्रतिबिंब। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक मिट्टी की तरह होते हैं। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह से उन्हें जिस आकार में ढाला जाए वो उस आकार में वो ढल जाएंगे, उस आकार को धारण कर लेते हैं। छात्र में असफल होने का एक कारण यह भी है कि जिस प्रकार का शिक्षण उन्हें चाहिए वह उस तरह नहीं मिल पाता है, या जो उनके लिए सार्थक होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सदैव बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। अतः शिक्षकों को बच्चों की असफलता को स्कूल प्रणाली के अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है मेरा। सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो रटकर स्मरण करना इसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए कि वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। बच्चों को दे और बच्चों के माता पिता से कहे कि बच्चे को घर का ट्यूशन लगाए और सुनिश्चित करे। बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय स्थानांतरित कर दिया जाए। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाए, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते, यानी असक्षम है कुछ बच्चे सीखने में। तो देखिएगा ए, बी, सी और डी ये तीनों बातें आपका गलत हो गया। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी तरह से बच्चे को सजा तो देना ही नहीं, क्योंकि बच्चा जस्ट लाइक आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो भगवान है, तो आप उसे सजा नहीं देंगे। उसके माता पिता से शिकायत नहीं करें, क्योंकि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप उसके उनके अनुकूल उसे शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों की कम योग्यता वाले बच्चों के साथ आप किसी भी तरह से उनका नामीकरण नहीं कर सकते, या किसी तरह से उनको उनके साथ पार्शलिटी आप नहीं कर सकते हैं। चौथा नंबर डी नंबर करा, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाए। ये तो भी आपका क्या है, ये एक मानकीकृत सोच हो गया, तो ये तीनों आपको नहीं करना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है वो कौन सी है? तो वो जो है आपका छात्रों के पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24।
24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कथन ए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क आर करा, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं, अलग तरह से सीखते हैं। तो सही उत्तर आपका ए और आर दोनों है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहां दोनों ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। नेहा जो है किस प्रकार के लक्ष्य को तय कर रही है, तो वो जो है प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य को तय कर रही। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नेहा सिर्फ अपने मार्क्स पर ध्यान रखी, उसे अच्छा मार्क्स आना चाहिए, तो वो सिर्फ एक दिखावे का प्रदर्शन कर रही है, न कि वो अंदर से एक ज्ञान उनको अंदर से आ रहा है, तो वो सिर्फ दिखावे का प्रदर्शन कर रही है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खुशी। सी इज राइट आंसर। 27, मोहित कहता है, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। वह तो मैंने उत्तर जल्द में लिखे थे, इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है। मोहित प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है, तो वो कर रहा है प्रयास की कमी पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है। तो वो हमारा कहलाती है स्वनियमन। स्वनियमन ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। स्वनियमन की 4 बुनियादी रणनीतियां हैं, लक्ष्य निर्धारण, आत्म निगरानी, स्वनिर्देश का प्रभावी उपयोग व आत्मचर्चा, आत्म सुदृढ़ीकरण। ये जो स्वनियमन का 4 बुनियादी रणनीति है। 29, कथन ए, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तर्क आर, बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। है। तो कौन सा आपका सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। तो यहां मेरा ए और आर दोनों गलत है। कथन ए और आर दोनों गलत है, तर्क आर भी गलत है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, डी इज राइट आंसर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शास्त्रीय प्रणाली क्या है। प्रभावी शास्त्रीय प्रणाली क्या है, तो अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प यानी डिजाइन का क्रियान्वयन करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम यहाँ से भाग 2 देखेंगे, जो सामाजिक अध्ययन है मेरा SST का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे भाग 2। इसमें हम लोग पूरा ये SST का 60 क्वेश्चन होता है, CDP का भी अपने 30 क्वेश्चन देगा, टोटल 90 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो लोग चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। ये हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्त मित्रों तक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपकी सफलता संभव नहीं है। क्योंकि आपने एक वेबसाइट जब खोलेंगे सीटेट का, वहां पर देखिए कुछ चीजें लिखी रहती है। हर साल 12 से 13% बच्चे ही पास कर पा रहे हैं, तो 12-13% बच्चों और फॉर्म जो है 25 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। कारण यही है कि प्रैक्टिस आप लोग सही से नहीं करते, इसलिए आपकी सफलता नहीं होती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे भी आपकी जो है सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। 31 का क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किसने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। गांधी जी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के गौरव को नष्ट कर दिया था।
औपनिवेशिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित भारतीयों को पश्चिम से आने वाले प्रत्येक वस्तु का स्वागत करना और ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था, इसलिए गांधी जी ने ये बात कही है। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। पहला पय्यमपल्ली, भीमबेटका, हुसंगी और ब्रुजहोम। तो उसके कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है। तो सही क्रम प्रस्तुत करेगा ब्रजहोम, सबसे पहले करेगा ब्रजहोम, भीमबेटका, ब्रजहोम होगा, भीमबेटका होगा, हुसंगी होगा और पय्यमपल्ली होगा। डी बी सी है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। मिलान कीजिए और उपयुक्त का चुनाव कीजिए। तो ये आपका ABCD दिया, मैच द फॉलोइंग है। हम लोग थोड़ा सा इसको आइए। 33 नंबर, संगम साहित्य की रचना कब? तो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी 1 का 2 नंबर। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 380 ईस्वी पूर्व के समय की बात है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। और हवन तसांग का भारत आगमन जो है 630 से 643, 30 से 43 तक। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था मोम का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु मोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। चोल मूर्तियां मंदिरों के दीवारों भी भित्तियों में देवी देवताओं की नकाशीदार लघु चित्र है। नकाशीदार लघु चित्र है। 35 में मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है? सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन ए है, यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। शासन ने इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए बी सी, विकल्प ए बी और सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़े और तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पूर्ण निर्धारण करने का आदेश दिया। कारण आर, मुर्शीद कुली खान बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए इज राइट आंसर। कथन ए और कारण आर दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा के मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों के मुहर बनाते थे। मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। तो देखिएगा आपका ए सही होगा और यहाँ पे सी सही होगा। ए और सी सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों का मुहर बनाते थे और मुहरों पे जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आखेड़ खाद्य संग्रहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? तो वो जाते थे, वे आसपास के पौधे और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो फिर दूसरे जगह चले जाते थे। जब एक जगह जब वो तो कंदमूल खाकर ही जिंदा रहते थे, तो जब एक जगह खत्म हो जाए दूसरे जगह चले जाते थे। तो पहला तो आपका सही है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये बात भी सही है।
पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए भी एक दूसरे के चले थे, ये भी बात सही है। वे एक जगह तलाश करते थे जहां वे राज्य स्थापित कर सके, ऐसा कुछ नहीं है, उनको इतना नहीं था कि वो राज्य को स्थापित कर सके, इस बात का। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर आपका सही नहीं है, डी इज राइट आंसर। 39, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। कब किया गया था? तो 10 अप्रैल को 1875 ईस्वी में की गई थी। यह एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और लोग पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे, शुद्धि आंदोलन। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? तो समर्पित करने का कारण था, इसके प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिका के दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। इस प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित कीजिए उपयुक्त विकल्प का, यानी मैच द फॉलोइंग है आपका 1 2, आपको मैच द फॉलोइंग करना है 41 नंबर क्वेश्चन में। 41, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था, सत्यशोधक समाज। सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन ये हो जाएगा आपका घासीदास सतनामी आंदोलन का। मथुआ पंथ, मथुआ पंथ का हो जाएगा आपका हरिदास ठाकुर। और स्वामी स्वाभिमान आंदोलन का, स्वाभिमान आंदोलन का हो जाएगा रामा स्वामी नायकर, रामा स्वामी नायकर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 42 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन डी जाए। इस नारे को उन्होंने बुलंद किया, वो जो है 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र में हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, शुरुआत में महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में महात्मा गांधी नहीं थे। तो कहा जाता है निम्न में से किसने महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने या जुड़ने के लिए स्वीकृति देने के लिए गांधी जी को मनाया था? तो गांधी जी को मनाने वाले सरोजनी नायडू थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। यह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही है सरोजनी नायडू। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं वो बता दो। माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ये सही है आपका। सीधी कार्रवाई दिवस 15 अगस्त 1946, ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? उल्कापिंड जल जाते हैं, तो ये मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की मध्य मंडल परत में जल जाती है। मध्य मंडल समताप के ऊपर और ब्राहा वायुमंडल के नीचे 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य मंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, क्योंकि यहाँ मेसोपॉज का औसतन तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग। 46 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देशांतर याम्योत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देशांतर याम्योत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा
पहला ऑप्शन मेरा कह रहा है सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। दूसरा ऑप्शन प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। और तीसरा भूमध्य रेखा 60 डिग्री याम्योत्तर को निरूपित करती है। तो ए और सी आपका ए और बी आपका सही है, सी आपका गलत है। तो ए बी कहां मिलता है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 क्वेश्चन मेरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्षा कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। साल में एक बार जो है सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, इस कारण वहां अधिक ऊष्मा होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य की तिरछी किरणें की तुलना में सूर्य की लंबवत किरणें ऊष्मा अधिक देती है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न है। देहरादून की सीमा या देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो 8:42 पूर्वाह्न तथा 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन है कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से जुड़े हुए हैं? कौन सा शहर जुड़ा है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से? तो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से जुड़ा हुआ दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जुड़ा हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी। देखिएगा यह है जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनूठी परियोजना में से एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 लेन वाले राजमार्गों को जोड़ने वाली यह द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2001 में हुई थी और यह 2012 में यह पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर फॉलोइंग है 50 नंबर। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ 1 दिया हुआ है और दूसरी ओर मेरा पास 1 है और अवस्थित है। कौन सा 1 कहाँ अवस्थित है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला क्वेश्चन में करा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास। तो पहला का ए का 1 नंबर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में। इसका 3 नंबर हो जाएगा। शीतोष्ण सदाबहार वन ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड, चिली में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाए जाते हैं। तो ए का 1 नंबर, बी का 3 नंबर और सी का 4 नंबर और डी का 2 नंबर। 1342 कहाँ आपका मिल रहा है? तो 1342 आपका ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए नंबर अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। बी नंबर भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ए और बी में कौन सा सही है? तो देखिएगा ए और बी दोनों आपका सही है। तो दोनों आपका कहाँ मिल रहा है? विकल्प पे आते हैं हम लोग। ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन आपको बताना है। तो सही कथन कौन सा है? क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। तो ये बात गलत है। समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। यह भी गलत है। उल्का पिंड इस परत में समताप मंडल में नहीं जलते हैं। मध्य मंडल, इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह भी गलत है। ब्राहा वायुमंडल रेडियो तरंगे की परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। तो ये बात आपका सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है मेरा
आपतन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं और साल भर बदलती रहती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो सही उत्तर आपका ए और बी सही है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। तो केवल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? सबसे बड़ा जाल है तो ये हो जाएगा रेल मार्ग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में 1,26,366 किलोमीटर लंबा कुल रेल नेटवर्क है। भारत में पहली रेल लाइन मुंबई और ठाणे के बीच बिछाई गई थी, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। 16 अप्रैल 1853 को इस रेल लाइन पर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानक एक विशेष संसाधन किस कारण है? मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है? मानव होगा। तो संसाधन जो है वो होगा कौशल, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यक्तित्व। ए और बी के कारण, कौशल और ज्ञान के कारण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर, धात्विक खनिज मुख्यतः अपसादी सेल समूह में पाए जाते हैं। बी नंबर, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्थानों में पाए जाते हैं। ए और बी दिया गया और पूछा सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो देखिएगा ये दोनों विकल्प हमारे लिए जो है वो गलत है, ए और बी दोनों गलत है। सॉरी, ए मेरा गलत है, धात्विक खनिज अपसादी सेल समूह पाए जाते हैं, ये गलत है, और बी हमारा सही है। तो कहाँ मिल रहा है, ए गलत है लेकिन बी हमारा सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। तो सही उत्तर होगा आश्रय पट्टी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, आश्रय पट्टी। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्य, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संस्कृति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उस व्यवहार स्थिति को पहचानिए जो पूर्व ग्रह को प्रतिबिंबित करती है। पूर्व ग्रह को प्रतिबिंबित करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जो प्रतिबिंबित करती है, पहला ऑप्शन करा, अंग्रेजी बोलने वाले को व्यवहार में प्राथमिकता देना, केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग पंक्तियां होना, केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना। तो सही उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा, ए और बी आपका सही होगा। अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देना, केवल अपने धर्म और जाति के लोगों को मित्र बनाना, ये उस व्यवहार स्थिति को पहचाने जो पूर्व ग्रह को प्रतिबिंबित करता है। तो ये पूर्व ग्रह की धारणा को ये दर्शाता है, ए और बी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। बी नंबर कह रहा है, कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ और सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया है। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रजातांत्रिक सरकार के लिए सही कथन है, कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है। किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो अधिकांश महिला कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है, न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वेतन न देना गैर कानूनी है, वेतन न देना ये गैर कानूनी है। तो सही उत्तर इस तीनों में से कौन था? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यह डैश का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेते हैं। तो कौन होता है वो? तो वो होता है भारत के लोग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर 64 था ना अभी, तो 64 के बाद हम लोग चलेंगे 65 में। 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिकों के रूप में महिला की स्थिति डैश के रूप में निर्दिष्ट है। तो महिला के रूप में जो दिखाया गया है वो दोहरा बोझ के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में डैश न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन से न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का वर्णन है। 67 क्वेश्चन मेरा, अगर पारसी समुदाय से रिसद अपनी अवस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षणिक संस्था खोलना है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? कौन सा प्रावधान? तो सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? तो ये होता है न्यायपालिका के पास। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर 69 क्वेश्चन है, 2005 की न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की डैश स्थिति का अध्ययन और जांच की है। किस स्थिति का अध्ययन और जांच की है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इन चारों के अतिरिक्त स्थानों को भरने के लिए सही संयोजन का चयन कीजिए। तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग चलते, थोड़ा सा पूरा ऑप्शन मेरे पास चालू आ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पहले आर्थिक होगा, फिर सामाजिक और तब शैक्षणिक। आर्थिक पहला नंबर, फिर दूसरे नंबर में सामाजिक, तीसरे नंबर में शैक्षिक। 1 2 3। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है मेरा, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार को स्थापित किया? आजीविका के अधिकार को स्थापित किया है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ईसी यानी कॉमन एरा शब्द का प्रयोग डैश के स्थान पर किया जा सकता है। तो कॉमन एरा शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है? तो एडी के स्थान पर किया जाता है, यानी एनो डोमिनी के स्थान पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की अंतरवार्षिकीय उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है। कौन कौन सा? तो पहले हम लोग चारों को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। सभी थीम की अंतर वार्षिक तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन बी, योग्य बनाने वाले पाठ्यचर्या के लिए अंतरवार्षिक चिंतन आवश्यक है। तीसरा, विषयों पर परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तब प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है, आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी आपका है सही विकल्प जो होगा बी सी डी। तो ये कहां मिला? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन
बी हो जाएगा, बी सी डी आपका सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोग है? किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? उसे ऐसे विषयों को कक्षा में नहीं लाना चाहिए, उसे ऐसे विषयों के शिक्षण से बचना चाहिए या बचाना चाहिए, सभी के गौरव का सम्मान करते उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे उच्च स्वर से या उच्च स्वर में पढ़ाना चाहिए और अगले विषय पर जाना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ सभी के गौरव का सम्मान करते हुए संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका चेंचू। ये चेंचू एक जनजाति है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेंचू जनजाति। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से अधिक उपयुक्त होगा? तो पहला है, विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ही पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बी नंबर, बंगाल में सूखे पर चलचित्र देखना, हरित क्रांति के पूरा लेखित फोटोग्राफी यानी चित्र। डी, मिड डे मील दोपहर भोजन लेते समय विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया। तो कौन सा होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें से मेरा जो सही उत्तर होगा वो बी, सी और डी सही होगा। तो इस तरह से बी सी डी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में, डी इज राइट आंसर। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी? पहला है, आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फिल्म फीचर देखना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान लेक्चर देना, किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों के द्वारा भूमिका निर्वहन, या चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश द्वारा उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना। तो कह रहा है विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करना। आपको उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो देखिएगा ए और सी आपका सही होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। 78 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती है। क्या करती है? तो ये प्रदान करती है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 में मेरा क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? कक्षा परिचर्चाओं में बहु संस्कृतियों के उदाहरण को सम्मिलित करना, केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाएं जो बहुसंख्यकों के लिए प्रासंगिक हो, उन्हीं मुद्दों को यानी उन्हीं विषयों को उठाएं, उन्हीं चर्चा को उठाएं जो बहुसंख्यकों के लिए प्रासंगिक हो। तीसरा और चौथा ऑप्शन है मेरा, विद्यार्थियों को कक्षा में अपनी निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें, विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सहायता करना। इन सब में सही आपका जो है पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प मेरा है ए, सी और डी। ए, सी, डी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं? कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो पहला होगा,
क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीतिक में नहीं होना चाहिए? कारण दीजिए। सदा हरित वनों और पतझड़ी वनों में क्या अंतर है? भूकंप से आप क्या अभिप्राय है? भूकंप में उत्पन्न 3 तरंगों की व्याख्या कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा आपका केवल ए। केवल ए मेरा सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवापूर्ण या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला कह रहा है, शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक पर बल। बी नंबर, शिक्षकों को विषय वस्तु के यंत्रवत कंठस्थ करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रहण हेतु अवसर देने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए, यानी टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। तो सही उत्तर आपका होगा सी और डी। सी डी आपका सही होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी डी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। 82 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतःशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा स्थापित आयोजित की जाती है। तो इनमें सही कौन सा होगा? तो देखिएगा, इसमें सही जो है आपका ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये इसको सही से डिफाइन नहीं करता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए। 83 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपका दे रहा है, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषज्ञों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अंतः अनुवांशिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। दूसरा नंबर है, विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है, अतः वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें सही कौन सा होगा? तो सही होगा मेरा 1 और 2 में से कोई सही नहीं होगा, यानी दोनों गलत है। तो दोनों गलत मेरा कहां है? तो ऑप्शन डी में है। दोनों गलत है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 84 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया। उस स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपको चुनना है सही विकल्प। इनमें से सही विकल्प होगा मेरा ए, बी और सी। ये तीनों मेरा सही है, तो ये तीनों कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। 85 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस की क्रांति विषय पर जाने वाली परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त है? कौन सा रूब्रिक सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची और समग्र रूब्रिक। इन तीनों में कौन सा सही होगा? तो इन तीनों में केवल विश्लेषणात्मक रूब्रिक सही होगा, केवल ए। तो केवल ए कहां है? तो ऑप्शन ए में। विकल्प होगा ऑप्शन ए।
86 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? तो पहला नंबर मेरा कह रहा है, हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? बी नंबर, मकर रेखा से कर्क रेखा की और सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत की एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? चौथा नंबर में ऑप्शन है, पृथ्वी के विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजन किया जाता है? तो सही उत्तर यहां से आपका हो जाएगा बी और डी आपका सही हो, तो बी डी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, शैक्षणिक आकाल के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया है? संप्रत्यय का उपयोग किया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा माइकल श्रीवन ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइकल श्रीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, 88 नंबर मेरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसको मैच करना है और आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? नियोजन आकलन, ये जो होता है प्रवेश व्यवहार का आकलन होता है, प्रवेश व्यवहार का आकलन होता है। नैदानिक आकलन, ये जो होता है आपका नैदानिक आकलन, यह अधिगम समस्याओं को हल करता है, यह अधिगम समस्याओं को हल करना। निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन का विषय सामग्री की प्रवीणता, विषय सामग्री की प्रवीणता। और योगात्मक आकलन, इसका जो हो जाएगा वो सबसे लास्ट वन नंबर हो जाएगा। क्या होगा? 1 नंबर। शिक्षार्थी प्रमाणीकरण, क्या होगा? शिक्षार्थी प्रमाणीकरण। तो इस तरह सही उत्तर आपका कहां मिला है? तो ऑप्शन सी में मिला है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुकरण करना चाहिए? तो ये अनुकरण करना चाहिए आपको बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को प्रोन्नत करना, प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग, भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त कराना, बच्चे को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर आपका होगा ए, सी और डी आपका सही होगा, ए सी डी। ए सी डी कहां मिला है? तो ऑप्शन सी में, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है ये 90 नंबर, 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं? पहला, भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है? वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। सी नंबर, जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन और विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाए, ए और डी सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए और डी सही है। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 90 क्वेश्चन दिया, 30 क्वेश्चन सीडीपी का और 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का। तो जो लोग चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने अधिक से अधिक दोस्त मित्रों तक, जिससे कि क्या हो सके कि आपके लिए और बेहतर मैं क्लास दे सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।